हेलो एवरीवन। आज है 4 अप्रैल और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 4 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि भारत जो है ये नगोया प्रोटोकॉल के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का अग्रणी देश बना। अरब लीग के महानिदेशक नबील फहमी बने हैं। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर ये अमरावती में लॉन्च किया जाएगा। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है। बीएमसी की पहली महिला आयुक्त बनी अश्विनी भिड़े। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ग्रुप की 2026 की वार्षिक बैठकों की मेजबानी थाईलैंड करेगा। यामाहा म्यूजिक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने AR रहमान। 2026 में उत्कृष्ट सेवा के लिए ओडिशा पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। युविका कार्यक्रम इसरो से रिलेटेड है और बोधना शिवानंद ये भी हाल ही में यूके की शीर्ष महिला शतरंज खिलाड़ी का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। निम्न पृथ्वी कक्षा या इसे आप कह सकते हैं लियो लोअर अर्थ ऑर्बिट लियो नेविगेशन लेयर का परीक्षण करने के लिए पहले सेलेस्टियल उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? रिसेंटली ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी यानी कि ESA के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके कुछ की पॉइंट्स हम देख लेते हैं। जैसे कि लॉन्च तो किया है यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने। इसका पर्पस क्या है? तो लियो PNT यानी कि पोजिशनिंग, नेविगेशन, टाइमिंग तकनीक का परीक्षण करना और गैलीलियो प्रणाली को मजबूत बनाना। इन उपग्रहों का निर्माण GMV स्पेन और थेल्स एलिनिया स्पेस जो कि फ्रांस का है इसके द्वारा किया गया है और ये लॉन्च किया गया है न्यूजीलैंड से रॉकेट लैब का इलेक्ट्रॉन रॉकेट के माध्यम से। अब आप समझिए ये टर्म जो लिखा हुआ है लियो यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट या हिंदी में आप इसे कह सकते हैं निचली पृथ्वी कक्षा। इसके बारे में पहले भी मैंने डिस्कशन किया है। थोड़ा स्टैटिक जीके के फॉर्मेट में देखेंगे कि ये लियो होता क्या है। देखिए यहाँ पर एक इमेज मैंने ऐड करी है जिसमें कि आप अर्थ देख पा रहे हैं यानी कि आप पृथ्वी देख पा रहे हैं। तो पृथ्वी की सतह से 160 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर या फिर माइल में हम देखें, मील में देखें तो 99 मील से लेकर के 1200 मील यहाँ मेंशन भी है। तो किलोमीटर में 160 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर की कम ऊंचाई पर स्थित एक क्षेत्र आप कह सकते हैं। कैसा क्षेत्र? इस क्षेत्र में स्थित जो उपग्रह हैं ये तेजी से पृथ्वी की परिक्रमा कर सकते हैं। तेजी से मतलब कि 90 से 120 मिनट में एक चक्कर इसका कंप्लीट हो सकता है। मतलब कि लगभग 1.5 से 2 घंटे में एक चक्कर ये लगा सकते हैं। जैसे कि पृथ्वी जो है ये सूर्य की परिक्रमा करने में 24 घंटे का समय लेती है, लेकिन ये जो उपग्रह है ये जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं इस लियो के माध्यम से ये 90 से 120 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट कर लेते हैं। और जिनका जो उपयोग है ना मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो हाई स्पीड इंटरनेट, संचार, इमेजिंग और मौसम के फोरकास्टिंग यानी कि पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। तो दूरी और स्थिति आपने देखी, अंतरिक्ष का वह क्षेत्र जो कि पृथ्वी के सबसे निकट है। कितना निकट है? तो 160 से 2000 किलोमीटर तक। और पृथ्वी के पास होने के कारण ये जो पारंपरिक उपग्रह हैं, मतलब पारंपरिक उपग्रह की तुलना में ये बहुत ही कम लेटेंसी यानी कि बहुत कम विलंब किए हुए उच्च गति वाला इंटरनेट प्रदान कर सकता है। रीजन क्या है कि पृथ्वी के सबसे पास है ना। तो इस लियो नेविगेशन लेयर का परीक्षण करने के लिए सेलेस्टियल उपग्रहों को लॉन्च कर दिया है यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने। अच्छा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी का कोई तो करंट अफेयर रिसेंटली हमने देखा था। यदि आप डेली की करंट अफेयर की क्लास देखते होंगे तो ये फैक्ट आपको मालूम होगा। देखिए अभी हाल ही के दिनों में हमने देखा था प्रोबा 3 मिशन के बारे में पढ़ाया है मैंने आप लोगों को, मार्च के ही करंट अफेयर में पढ़ाया है। तो प्रोबा 3 मिशन ये सौर मिशन से जुड़ा हुआ यूरोपीय स्पेस एजेंसी का ही मिशन है। नासा इसका दूसरा जो मानव युक्त मून मिशन है लॉन्च हो चुका है जिसका नाम आर्टेमिस 2 है। पहला जो लॉन्च किया गया था वो अपोलो था। इसरो इसने सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो नवंबर में लॉन्च किया था इसका नाम CMS-02 है। रॉसकॉस्मोस ये रशिया की स्पेस एजेंसी है जो कि शुक्र ग्रह पर अपना नेक्स्ट मिशन लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम वेनेरा D होगा। अगला सवाल है हाल ही में किस देश में दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना शुरू की गई है? तो अभी 1 अप्रैल के ही दिन से अपने ही देश भारत में दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना शुरू कर दी गई है। किस नंबर की जनगणना है? तो देखिए
ये 16वें नंबर की राष्ट्रीय जनगणना है। इसमें पारंपरिक कागजी तरीकों की जगह मोबाइल ऐप्स और सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल के माध्यम से डिजिटल डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। इसका प्रोसेस क्या है, तो 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू होकर के सितंबर 2026 तक चलेगा, जिसमें कि हाउस लिस्टिंग यानी कि मकानों की सूची और आवास की गणना की जाएगी। दूसरा फेज इसका नेक्स्ट ईयर फरवरी 2027 में होगा, जिसमें जनसंख्या और सामाजिक आर्थिक विवरण एकत्र किए जाएंगे। खास बात यह है कि नागरिकों को अपनी जानकारी स्वयं भरने का ऑप्शन दिया गया है। पर्पस ये है इस डिजिटल क्रांति के जरिए 140 करोड़ से अधिक लोगों का सटीक डेटा कलेक्ट करना। शुभंकर है प्रगति और विकास और इसके अम्बेसडर सुदर्शन पटनायक हैं। अब देखिए जनगणना 2011 के जीके मैंने मेंशन किए हैं, क्योंकि हर 10 साल में जनगणना होती है, तो 2021 वाली तो हो नहीं पाई। आज भी आपके एग्जाम में 2011 की जनगणना से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक स्लाइड में मैंने हिंदी में और दूसरे स्लाइड में इंग्लिश में सेम फैक्ट मेंशन किए हैं। जैसे कि जनगणना का दायित्व है जो केंद्र सरकार को किस आधार पर दिया गया है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 246 है इसके तहत। पहली जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। नियमित जनगणना जो 10 साल में होती है ये 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। हर 10 साल में होती है। जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन जो आपने एग्जाम में देखा होगा, किस साल को जनगणना का महाविभाजक साल कहा जाता है, तो ये 1921 का है। और 2011 की जो जनगणना हुई थी इसमें भारत की कुल जनसंख्या 1.2 अरब थी, लगभग 1.2 अरब। अभी तो 140 करोड़ का ये आंकड़ा पूरा कर चुकी है। 2001 से 11 यानी कि इन 10 सालों में, इस डिकेड में भारत की जो दशकीय वृद्धि दर थी 17.7% रही है। कुल साक्षरता इसमें 73% है। लिंगानुपात यानी कि कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। यदि डेंसिटी की यदि बात की जाए तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। सबसे अधिक प्रजनन वाला जो राज्य था बिहार था, 3.7 का इसका रेशियो है। और सबसे कम प्रजनन दर वाला राज्य तमिलनाडु 1.7। आगे चलते हैं। दीप शक्ति 2026 ये त्रिसेना का संयुक्त सामरिक प्रदर्शन है। इसका आयोजन अभी हाल ही में अंडमान निकोबार में किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 24 से 28 मार्च तक चला। ये क्वेश्चन मैं ऐड नहीं कर पाई थी, इसलिए अभी मैंने ऐड किया है। इसमें जल थल वायु सेना इसने मिलकर के तटीय सुरक्षा, समुद्री निगरानी और द्वीपीय क्षेत्र में तेज तैनाती की क्षमताओं का अभ्यास किया है। तो इसका संचालन अंडमान निकोबार कमांड द्वारा किया जाता है, जो कि भारत का एकमात्र थिएटर कमांडर है। यहाँ से जल थल वायु सेना के बारे में हम डिस्कशन करें। देखिए सबसे पहले बात की जाए तो इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी 15 जनवरी को ये अपना स्थापना दिवस मनाती है, मतलब 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। और इसका प्रभार संभाले हुए हैं उपेंद्र द्विवेदी। इसके बाद आ जाते हैं इंडियन एयरफोर्स की तरफ। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अमरप्रीत सिंह ये इसके प्रमुख हो जाएंगे। फिर इंडियन नेवी की तरफ यदि हम आए तो 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। इसके प्रमुख हो जाएंगे DK त्रिपाठी यानी कि दिनेश कुमार त्रिपाठी। यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला यूटी जो बना था ये लद्दाख बना था। लद्दाख के बाद बना है दूसरा चंडीगढ़। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य पूछा जाता तो पहला राज्य मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल। यहाँ हम यूटीज की बात कर रहे हैं तो लद्दाख और चंडीगढ़ को आप रिलेट करेंगे। होप आइलैंड की बात की जाए, देखिए होप आइलैंड का भी फैक्ट हमने करंट अफेयर में देखा था, क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार जो है ये काकीनाडा खाड़ी का जो होप आइलैंड है यहाँ पर एक स्पेस सिटी प्रोजेक्ट मतलब कि सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा स्थापित करने जा रही है। सवाल चौथा है, हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी। पूछा जा रहा है किस प्रोजेक्ट के तहत ये तैयार किया गया है। यदि आप डेली मेरे करंट अफेयर की क्लास देखते हैं तो एक ट्रिक आप लोगों को मैंने बताई थी जो कि आपको याद होगी। कैसी ट्रिक थी? मैंने आपको बताया था प्रोजेक्ट 17A के युद्धपोतों को याद रखने की ट्रिक, यानी कि इसके तहत जो जहाजों का निर्माण किया गया है उसे याद रखने की ट्रिक थी गिरी की। यानी कि ऐसा कोई भी जहाज जिसमें गिरी शब्द आता है, विंध्यगिरी, दूनागिरी, महेंद्रगिरी, तारागिरी, सभी आपका प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना को स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी मिल गया है, जिसे प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है।
किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने बनाया है। 23 मार्च को ये सौंप दिया गया है। नीलगिरी कैटेगरी का 5वां जहाज है, यानी कि 17A प्रोजेक्ट की ही बात की जा रही है। ये पोत पहले के INS दूनागिरी के नाम पर रखा गया है, जो 1977 से 2010 तक सेवा में रहा है। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बता देती हूँ याद करने की। प्रोजेक्ट 75 के तहत कुल 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण किया गया है। इसे याद रखने की जो ट्रिक है ये है ट्रिपल के ट्रिपल वी की। कलवरी, करंज, खंडेरी, वेला, वागीर, वगशीर, ट्रिपल के ट्रिपल वी। प्रोजेक्ट 17A के तहत जो 7 युद्धपोतों का निर्माण हुआ है उसे याद रखने की ट्रिक है गिरी की। नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, विंध्यगिरी और महेंद्रगिरी। प्रोजेक्ट 15B के तहत जो 4 जहाजों का निर्माण किया गया उसे याद रखने की ट्रिक है सिटी के नाम से। विशाखापट्टनम, मार्मुगांव, इम्फाल और सूरत। और जो 3 न्यूक्लियर सबमरीन भारत को मिल चुके हैं, तीनों के नाम ए से शुरू होते हैं। अरिहंत, अरिघात, रिसेंटली शामिल हुआ है अरिदमन। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना को सौंपा गया जो अंतिम और चौथा सर्वे पोत है, इसका नाम क्या है? आंसर इसका INS संशोधक हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो की देखरेख में तैयार किया गया जो अंतिम सर्वे पोत है संशोधक, इसे लास्ट मार्च में इंडियन नेवी को सौंपा गया है। निर्माण इसका कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। तो 4 बड़े सर्वे पोतों के निर्माण के लिए अनुबंध ये 30 अक्टूबर 2018 को किया गया था। और इस सीरीज में जो 3 अन्य सर्वे पोत हैं, पहला संध्यायक है, दूसरा निर्देशक है, तीसरा इक्षक और अब जो चौथा शामिल हो चुका है INS संशोधक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महावीर जयंती के मौके पर किस स्थान पर सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन गुजरात में कोबा गांधीनगर में रिसेंटली किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये जो म्यूजियम है जैन इतिहास और सम्राट संप्रति के जीवन, साथ ही उनके शासन और अहिंसा के संदेश को समर्पित है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सांदन GIDC अहमदाबाद में कायन सेमिकॉन प्लांट का भी उद्घाटन किया है। ये क्वेश्चन आप अलग से रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ना महावीर की बात की जा रही है। महावीर जो कि जैन धर्म के या जैन संप्रदाय से संबंधित रहे हैं। जैन धर्म में वैसे 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 में से पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, 24वें तीर्थंकर इसमें महावीर रहे हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में जीके के फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। जैसे बौद्ध संगीतियां तो 4 हुई हैं, इसमें आपकी जैन संगीति मुख्य रूप से 2 रही है। इसमें कि पहली जैन संगीति ये 300 ईसा पूर्व रही है। कहाँ हुई है? तो ये पाटलिपुत्र में हुई है। किसकी अध्यक्षता में? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। इसमें जो दूसरी संगीति रही है ये वल्लभी गुजरात में की गई। तो कहाँ हुई? वल्लभी गुजरात में। किसकी अध्यक्षता में? देवर्धि क्षमाश्रवण की अध्यक्षता में। ये पॉइंट आप याद रखें। किस राज्य को एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में पहला स्थान दिया गया है? तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना, इन सभी के माध्यम से जो एनर्जी जनरेट की जाती है ये आपकी रिन्यूएबल एनर्जी होती है। तो एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल 23.70% यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान पूरे भारत में राजस्थान 23% से अधिक करता है। इसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात का स्थान है। वहीं गुजरात जो है ये 42.583 गीगावाट के साथ पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी और रूफटॉप सोलर में व्यक्तिगत रूप से यदि देखा जाए तो पहले स्थान पर है। मतलब कि आप समझिए कि ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे अधिक हिस्सेदारी किसकी है? राजस्थान की है। ठीक है, लेकिन गुजरात क्या है? कुल क्षमता में तो तीसरा है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में तो तीसरा है, लेकिन सिर्फ यदि विंड एनर्जी की बात की जाए और रूफटॉप सोलर सिस्टम की बात की जाए तो इंडिविजुअली ये पहले स्थान पर आ जाता है। बिहार के बारे में यदि बात की जाए, देखिए लिटरेसी के लिहाज से सबसे निचला राज्य यही है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य यही है। तमिलनाडु कपड़ा एक्सपोर्ट के मामले में टॉप पर है और गुजरात का फैक्ट अभी हमने जस्ट देख ही लिया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना को भी एक्सटेंड किया है। पूछा जा रहा है कब तक के लिए? तो ये 31 मार्च 2027 यानी कि अगले साल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है।
अब कुसुम योजना है क्या, ये हम देख लेते हैं। के फॉर किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। इसकी शुरुआत 8 मार्च 2019 को की गई थी। पर्पस क्या है? किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए डीजल पंपों और सौर ऊर्जा में बदलने, साथ ही ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए गवर्नमेंट क्या देती है? सब्सिडी देती है। तो 2019 में शुरू की गई स्कीम थी, अभी 31 मार्च 2027 तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस विस्तार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना और सौर पंपों की स्थापना में हो रही जो देरी है इसे दूर करना। ये योजना किसानों को फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करती है। अब यहाँ पर कुछ स्टैटिक जीके में स्कीम्स हम देख लेते हैं। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 में हुई। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के द्वारा लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की गई? इसकी घोषणा तो पहले की जा चुकी थी, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुकी है दिल्ली में। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों को जन्म से लेकर के इनकी उच्च शिक्षा तक फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करना है और मैच्योरिटी पर लगभग 1.2 लाख प्रदान करना। ये योजना पुरानी जो लाडली योजना है इसे रिप्लेस कर रही है और पात्र लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से सहायता देगी। दिल्ली सरकार की ये लखपति बिटिया योजना है। यहाँ पर स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ का आयोजन किया गया। 44 नंबर का भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। दिल्ली के जो मुख्य सचिव बने राजीव वर्मा बने। सेमिकॉन इंडिया समिट लास्ट ईयर कहीं ही हुआ। इस साल दिल्ली बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप होस्ट करेगी। दिल्ली पुलिस के आयुक्त सतीश गोलचा बने। 100% सोलर एनर्जी से संचालित विधानसभा दिल्ली की है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बना कर्तव्य भवन दिल्ली में है। क्लाउड शीडिंग को मंजूरी दिल्ली में दी गई और पहला ई विस्टिगो पार्क आपको दिल्ली से रिलेट करना है। 10वां सवाल है उचरल न्याम ओसोर ये भी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये भी हाल ही में मंगोलिया के प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं लास्ट मार्च के महीने में। तो 9 महीने में ये तीसरे प्रधानमंत्री हैं जो राजनीतिक स्थिरता दर्शाता है इस देश की। और अपनी नियुक्ति के लिए उन्होंने 107 संसदीय वोटों में से 88 वोट हासिल किए हैं। वे मंगोलियन पीपल्स पार्टी से रिलेटेड है और इसके पहले संसद के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। मंगोलिया की कैपिटल उलान बटोर, करेंसी तुगरिक है। भाषाएं यहाँ पर मंगोलियाई, बुरियाट, खलखा और ओराट बोली जाती है। मैप आप देख सकते हैं चाइना के जस्ट ऊपर में इसकी लोकेशन है। कुछ हालिया प्रधानमंत्री ये पूरे 1 साल के मैंने मेंशन किए हैं, जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैं टिक लगाती हूँ। नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री बालेन शाह बने। थाईलैंड के अनुतिन चारनाविराकुल, जापान की शाने ताका इशी बनी। यूके के कीर स्टारमर बने। इटली की जॉर्ज मेलोनी, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, रशिया के मिखाइल मिशस्टीन, श्रीलंका के हरानी मैरसूरिया, मॉरिशस के नवीन राम गुलाम, कनाडा के मार्कानी, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज। पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में किस राज्य ने समग्र चैंपियनशिप जीती? यानी कि ओवरऑल खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में जो राज्य टॉप पर है ये कर्नाटका हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आप सभी को मालूम है पहली बार खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का आयोजन किया जा रहा था छत्तीसगढ़ के 3 शहरों में, रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक चला, जिसका शुभंकर मोरवीर था। और इसमें जो कर्नाटका है 23 गोल्ड, 8 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज के साथ टॉप पर है। जो मेजबानी करने वाला राज्य था छत्तीसगढ़, इसमें 19 मेडल जीता है और 9वें स्थान पर है। 3 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज है। अच्छा, इसमें कर्नाटका ओवरऑल रैंकिंग में टॉप पर है और कर्नाटक के बाद कौन सा राज्य आ जाता है? देखिए इसमें ना ओडिशा सेकंड, झारखंड थर्ड प्लेस पर है। यहाँ पर मैंने एक स्लाइड ऐड नहीं करी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, पैरा गेम्स, विंटर गेम्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स, क्योंकि बीच में कई बार इसका डिस्कशन आ भी रहा था। कर्नाटक ना हाल ही में खेले गए खेलो इंडिया बीच गेम्स में भी टॉप पर था, जिसका दूसरा एडिशन दीव ने होस्ट किया है। कल मैंने आपसे पूछा था कौन सा देश बच्चों को ऑनलाइन दुरुपयोग से बचाने के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला पहला साउथ ईस्ट एशियाई देश बना? इंडोनेशिया इसका राइट आंसर था। आज का सवाल है एयरलाइन कंपनी इंडिगो के सीईओ कौन बने हैं? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।